अब अगला टॉपिक जो आज का हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th वर्ल्ड हिस्ट्री का, वो उसका नाम है द रिवाइवल ऑफ द इटालियन सिटीज़। द रिवाइवल ऑफ द इटालियन सिटीज़ का मतलब होता है कि इटली के शहरों का जो पुनरुत्थान होता है, दोबारा से इटली के शहर उभरने शुरू हो जाते हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, यानी बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। यूरोप में किस प्रकार से संस्कृति बदल रही थी। यूरोप में मूर्तिकला, कला, साहित्य, धर्म आदि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे थे, जो भी वो हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। तो पहले तो ये देखेंगे कि इटली के शहर जो कि उभर रहे हैं, कैसे उभर रहे हैं, क्यों उभर रहे हैं, वो देखते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि हमारा चैप्टर था, थर्ड चैप्टर, उसका नाम था द एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी रोमन साम्राज्य एक प्राचीन विश्व का महान साम्राज्य था, 3 महाद्वीपों में वो फैला हुआ था। अब यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि 5वीं सदी के लगभग में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत हो गया था। तो आफ्टर द फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर, मैनी ऑफ द parts of the Roman Empire in Europe had been political and cultural centuries in Italy fell into ruin। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो शहर थे, बहुत सारे हिस्से थे रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, वो यूरोप के वो बहुत सारे हिस्से जो है एक तरह से बहुत पतन के दौर में वो चले गए थे। उनका डेक्लाइनिंग फेज आ चुका था और वो बहुत डेक्लाइन हो चुके थे, वो फिनिश हो चुके थे। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या हो रही है कि कोई भी यूरोप के अंदर ऐसी यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं थी। यूनिफाइड गवर्नमेंट का होता है कि रोमन साम्राज्य जब काम कर रहा था तो पूरी एक ही गवर्नमेंट थी, लेकिन 5वीं सदी के बाद रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था और 5वीं 9वीं से 9वीं सदी तक तो अंधकार काल यूरोप का चल रहा था। पश्चिमी जो क्षेत्र है यूरोप का, वो डार्क एज चल रहा था। तो यूनिफाइड गवर्नमेंट कोई यूरोप में थी नहीं, कोई एकता रखे यूरोप के क्षेत्रों में, वहाँ पर कोई ऐसी सरकार उस समय थी नहीं। अलग अलग जो है टुकड़ों में यूरोप बट चुका था। अब यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा चीज़ें बदल जाती है और पोप जो है, ईसाइयों की जो सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं विश्व में, उन्हें पोप कहते हैं, जो कि रोम में रहते हैं। तो पोप जो है रोम में रहा करते थे, एक बड़ी बात है। और जो संप्रभु थे, पोप खुद में ही संप्रभु होता है, मतलब पोप की सर्वोच्च थे धर्म के मामले में और कभी कभी पॉलिटिकल इश्यूज़ में भी दखल अंदाजी कर दिया करते थे। और पोप का जो अपना राज्य हुआ करता था और ये कर भी लगा सकते थे, और पोप अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक शक्ति यूरोप में हुआ करते थे। यहाँ तक की कहानी ये है। अब यहाँ पर यूरोप के शहरों का पुनरुत्थान पर भी आएंगे और चीज़ों को समझ लेते हैं। वेस्टर्न यूरोप वाज बीइंग रिसेव्ड बाय द फ्यूडल बॉन्ड्स एंड यूनिफाइड अंडर द लैटिन चर्च। अब जो पश्चिमी यूरोप है, जहाँ रोमन साम्राज्य था पश्चिमी वाला, उसका पतन तो हो गया था, लेकिन पश्चिमी यूरोप में जो रिशेप में लाया गया, इसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, या दोबारा से एक व्यवस्थित राजनीतिक तंत्र के रूप में सामने आ रहा है। तो यहाँ पर जो फ्यूडल बॉन्ड्स थे, जो यहाँ पर सामंतवाद का दौर चला, जो इटली में सामंतवाद था, फ्रांस में था, तो या इंग्लैंड में था जो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये सब कुछ जो है फ्यूडल लोग जो हो गए, ये कहीं ना कहीं गाँव में शासन कर रहे थे, शक्तिशाली थे फ्यूडल, वो नाइट हो गए, फ्यूडल हो गए, जितने भी थे। और जो लैटिन चर्च था, लैटिन चर्च का मतलब होता है जो रोम में जो चर्च पोप बैठे हुए हैं, तो रोम में के कारण इसको लैटिन चर्च कहा जाता था। तो लैटिन चर्च ने जो थे वो पूरा सपोर्ट किया पश्चिमी यूरोप में राजाओं को या सामंतों को, कि वो अपनी शक्ति को बढ़ा सकें। तो इस प्रकार से वो थोड़ा बहुत शक्तिशाली होकर के वहाँ पर जो है पश्चिमी यूरोप को स्थायित्व या एक बोलते हैं कि स्टेबिलिटी दे सकते थे बिखराव के दौर में, जबकि वहाँ पर कोई भी शक्ति बहुत बढ़िया काम नहीं कर रही थी। और ईस्टर्न यूरोप जो था वो अंडर द बाइजेंटाइन एम्पायर काम कर रहा था, यानी 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं से लेकर के 1453 तक। पश्चिमी जो पूर्वी यूरोप है, जिसको ईस्टर्न यूरोप कर रहे हैं, उसको हम बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं, उनके अंदर में वो शेप में आ रहा था। और इस्लाम वाज क्रिएटिंग अ कॉमन सिविलाइजेशन इन द वेस्ट। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो इस्लाम है, जो इस्लाम धर्म का उदय 570 में जब मोहम्मद साहब का जन्म होता है मक्का के अंदर, और उसके बाद इस्लाम की स्थापना करते हैं, तो मक्का से लेकर निकला हुआ इस्लाम बाद में जाकर के अफ्रीका के कोने के देश मोरक्को तक पहुँच जाता है। तो पश्चिमी हिस्से तक जो है इस्लाम एक बहुत बड़े सभ्यता का निर्माण कर रहा था। तो कुल मिलाकर के इटली वाज वीक एंड फ्रेगमेंटेड। इटली एक कमज़ोर टुकड़ा था, टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था। और हाउएवर इट वाज दीज वेरी डेवलपमेंट्स देन हेल्प द रिवाइवल ऑफ इटालियन कल्चर। और लेकिन ये सब जितने फैक्टर आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक तो यहाँ पर सामंतवाद के दौर में पश्चिमी यूरोप को सहारा मिल गया और चर्च ने भी बड़ा सहारा दिया, लैटिन चर्च ने पश्चिमी यूरोप में, ताकि यूरोप फिर से खड़ा हो सके, वो कहीं ना कहीं दोबारा से राजनीतिक रूप से उठ सके। पूर्वी यूरोप में भी राज चल रहा है बाइजेंटाइन एम्पायर का, जो मजबूत था जब तक इस्लाम उसको
हटा नहीं देता है, और इस्लाम भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और बड़े पैमाने पर एक सभ्यता का निर्माण कर रहा है। और इन्हीं परिस्थितियों में जो डेवलपमेंट होता है वो इटालियन कल्चर जो है, इटली की संस्कृति का जो है उसको दोबारा से उठने का मौका मिलेगा इटली का। अब कैसे? विद द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड बिटवीन द बाइजेंटाइन एम्पायर एंड द इस्लामिक कंट्रीज, द पोर्ट्स ऑफ द इटालियन कोस्ट रिवाइव्ड। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो बाइजेंटाइन एम्पायर है, जिसको हम पूर्वी रोमन साम्राज्य कह रहे हैं, जिसकी राजधानी इस्तांबुल यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल थी, उसके बीच में, और साथ ही साथ इस्लामिक कंट्रीज़, जो इस्लामिक कंट्रीज़ थी, इराक, ईरान, सीरिया, जितना भी मक्का, सऊदी अरबिया, जो भी उस समय का नाम है जिनके, उनके बीच में, इस्लामिक कंट्रीज़ के बीच में और बाइजेंटाइन एम्पायर के बीच में यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड हो रहा था। तो पोर्ट्स यानी कि जो बंदरगाह होते हैं जहाँ जहाज़ उतरते हैं, जहाज़ भेजे जाते हैं, सामान के व्यापारिक जहाज़, तो उससे क्या होगा, पोर्ट्स ऑन द इटालियन कोस्ट रिवाइव्ड। अब जो इटली के तट पर जो बंदरगाह थे वो रिवाइव्ड हो गए, वो पुनरुत्थान उनका होने लग गया, क्योंकि भाई जो भी जहाज़ होंगे वहाँ पर इटली के तटीय क्षेत्रों पर भूमध्य सागर में जाएंगे, वो चाहे वो इस्लामिक साम्राज्य के हों या पूर्वी रोमन साम्राज्य के हों, तो इससे फ़ायदा किसको मिलेगा? इटली को कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इटली में पुनः क्या होगा, फिर से पुनर्जागरण होने की संभावना ये है कि भूमध्य सागर में बहुत अच्छी स्थिति में इटली था, और रोमन साम्राज्य का जो एक बेसिक जो और सक्सेसर है, उत्तराधिकारी, वो रोम ही था। तो फ्रॉम द 12th century एज द मंगोल्स ओपनड अप ट्रेड विद चाइना वाया द सिल्क रूट एंड एज ट्रेड विद वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, कंट्रीज एज चाइना आर आल्सो इंक्रीज, इटालियन टाउन्स प्लेड अ सेंट्रल रोल एंड दे नो लॉन्गर सॉ देमसेल्फ एज पार्ट ऑफ द powerful empire but as independent city states. Two of these was Florence and Venice and were republics, and many others were court cities like ruled by the princes. अब यहाँ पर मामले को समझते हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर जो मंगोल है, 12वीं सदी का, आपको याद होगा कि लगभग 1162 में चंगेज़ खान का जन्म होता है मंगोलिया में। अब मंगोलिया में जब चंगेज़ खान का जन्म होता है तो ग्रेट मंगोल एम्पायर वो बनाता है। चंगेज़ खान और मंगोलों ने क्या किया था कि ट्रेड करना शुरू कर दिया था, चाइना के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया सिल्क रोड के द्वारा, और ये सिल्क रूट जो है यूरोप भी आ रहा था। व्यापार बड़े पैमाने पर हो रहा है पश्चिमी यूरोप के बीच में और अन्य क्षेत्रों के बीच में। तो पश्चिमी यूरोप में एक महत्वपूर्ण देश जो वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई देगा यहाँ पर, ये इटली, भूमध्य सागर में बहुत बढ़िया स्थिति इटली की है, और सबसे अच्छी स्थिति इसी इटली की है। अब जो कोने में बेचारा जार जार आंसू बहा रहा है इटली, वो अच्छी पोजीशन में तो है ही। अब इसको सहारा किस किस का मिलेगा? इसको सहारा मिलेगा भाई मंगोल साम्राज्य का, यहाँ पर इस्लाम का मिलेगा साम्राज्य का, और साथ ही साथ इसको पूर्वी रोमन साम्राज्य का सहारा भी मिलेगा। तो इटली तो भाई धक्के खा रहा था, लेकिन बाकी पश्चिमी यूरोप धक्के खा रहा था, लेकिन इटली अब धक्के नहीं खाने वाला है। तो इटली के जो शहर थे, जो तटवर्ती क्षेत्रों में भी, उनकी अब केंद्रीय भूमिका व्यापारिक स्थिति में आ चुकी थी, व्यापार बढ़ रहा था 12वीं सदी के बाद, एंड दे नो लॉन्गर सॉ देमसेल्फ एज पार्ट ऑफ अ पावरफुल एम्पायर। अब इटली को ये देखने की जरूरत नहीं थी कि हम किसी शक्तिशाली साम्राज्य के हिस्से हैं कि नहीं है, क्योंकि उनके तटों में व्यापारिक गतिविधियां हो रही हैं, तो छोटे ही सही वो अपने व्यापार के आधार पर समृद्धि कर सकते थे। बट एज इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स, यानी कुल मिलाकर कि इटली में कुछ समृद्ध जो स्वतंत्र जो सिटी स्टेट्स का मतलब होता है नगर राज्य, नगर राज्यों का यहाँ पर विकास होता है। मैं आगे बताऊंगा नगर राज्य क्या होते हैं। अब प्रसिद्ध नगर राज्यों के नाम लिखे हैं फ्लोरेंस और वेनिस, यानी इटली में दो प्रसिद्ध नगर राज्य थे, फ्लोरेंस और वेनिस, वर रिपब्लिक्स, और ये रिपब्लिक भी थे, यानी कि यहाँ पर अपना शासन स्वयं चलाते थे ये नगर राज्य। एंड मैनी अदर वर कोर्ट सिटीज़, और कुछ ऐसे भी थे जो कि कोर्ट सिटीज़ थे, यानी दरबारी नगर थे, रूल्ड बाय प्रिंसेस, जिनमें राजकुमारों का शासन चलता था। अब सिटी स्टेट की मैं बात करूँ, सीधी बात, सिटी स्टेट्स का मतलब होता है कि जहाँ पर मुख्य रूप से किसी साम्राज्य का प्रभाव नहीं होता है, जो शहर अपना शासक स्वयं चुनते थे, अपना प्रशासन स्वयं चलाते थे, और जहाँ पर काम करने की आज़ादी, कला, कानूनी रूप से, धार्मिक रूप से अधिक स्वतंत्रता मिलती थी यूरोप के क्षेत्रों में, तो नगर राज्य उनको कहा जा रहा था। यूरोप में नगर राज्यों का विकास हो गया, जो समृद्ध थे, जहाँ बहुत छूट मिलती थी, जहाँ कला को संरक्षण मिलता था, पोषण मिलता था, और वहाँ अपने निर्णय वो स्वयं लेते थे। और रिपब्लिक पीरियड था वहाँ पर, यानी वहाँ पर सबकी सहमति से शासन हो रहा था। एक व्यापारिक वर्ग, समृद्ध वर्ग, सामूहिकार वर्ग वहाँ पर शासन करते थे। तो यूरोप में ऐसे नगर राज्य उभर गए 12वीं सदी के बाद। एक फ्लोरेंस हो गया, एक वेनिस हो गया, ये रिपब्लिक थे, गणराज्य थे। और इस तरह दरबारी नगर भी वहाँ पर थे, जहाँ पर राजकुमारों का शासन चलता था, और ये व्यापारिक रूप से बहुत अधिक समृद्ध थे। इस तरह से वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सिटीज़ वाज वेनिस। इटली के जो प्रमुख वाइब्रेंट यानी कि चमकते हुए समृद्ध शहरों में एक था वेनिस। एक अनदर शहर, एक और शहर भी था जेनेवा, जो कि बहुत प्रसिद्ध शहर इटली का उस जमाने में 12वीं सदी के बाद उभर कर सामने आता है। और दे वर डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। और कमाल की बात है कि इटली की वो शहर इटली के अन्य शहरों की तुलना में ज़्यादा अलग हैं, बहुत ज़्यादा अलग हैं। क्योंकि कारण क्या है कि नगर राज्यों और यूरोप के नगर राज्यों या सिटी स्टेट्स या इन शहरों में और यूरोप के अन्य शहरों में क्या अंतर है
कि इटली के इन शहरों में, नगर राज्यों में, फ्लोरेंस हो गया, चाहे वेनिस हो गया, चाहे जिनेवा हो गया, इन शहरों में क्लर्जी जो था यानी पादरी वर्ग था, वाट नॉट पॉलिटिकली डोमिनेंट। यहाँ पर वो पॉलिटिकली डोमिनेंट नहीं था। यहाँ पर क्लर्जी क्लास यानी पादरी वर्ग वो यहाँ पर किसी तरह शक्तिशाली नहीं थे। फ्यूडल लॉर्ड्स भी शक्तिशाली नहीं थे, बल्कि यहाँ पर जो शक्तिशाली वो था रिच मर्चेंट्स यानी व्यापारी जो थे, मर्चेंट्स, बैंकर्स, जो पैसा साहूकार होते थे, जो व्यापार करते थे, वो शहर को चलाते थे। जो शहर को व्यापारी चलाएगा, बैंकर चलाएगा, जो पैसा देने वाला चलाएगा, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को छूट भी देगा, सोचने की छूट देगा, कला को प्रोत्साहन देगा, वो ज़्यादा रूढ़िवादिता नहीं रखेगा, उसको बिजनेस चलाना है अपना। यूरोप में यही हो रहा है, इटली में मुख्य रूप से। तो इट डेवलप्ड द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप टू स्ट्राइक रूट, और यहाँ पर धीरे धीरे करके सिटीजनशिप यानी शहरों की नागरिकता का विकास हुआ कि शहरों की भी नागरिकता होती है, शहरीकरण भी होता है। शहर का निवासी होने पर लोग गर्व करने लगे कि मैं शहर में रहता हूँ, मैं वेनिस में रहता हूँ, मैं वेनिस का निवासी हूँ, मुझे वहाँ पर धर्म के बंधनों में नहीं जकड़ा जाता है, मैं चर्च के प्रभाव से मुक्त हूँ। और ये चीज़ यूरोप में अन्य जगहों पर नहीं हो रही है। तो यूरोप की संस्कृति के बदलाव की शुरुआत यानी पुनर्जागरण की शुरुआत कहीं ना कहीं इटली के वेनिस, फ्लोरेंस, पादुआ या जेनोआ इन शहरों से हो रही है। इवन व्हेन दीज टाउन्स वर रूल्ड बाय मिलिट्री डिस्पोर्ट्स, और कभी कभी इन पर ना कुछ कह रहा है कि मिलिट्री डिस्पोर्ट्स मतलब सैनिक तानाशाह भी शासन करते थे। द प्राइड फेल्ट बाय द टाउन पीपल इन बीइंग सिटीजन्स डिड नॉट वीकन, लेकिन फिर भी लोग अपने आप को शहरी व्यक्ति, शहर का रहने वाला बताने में गर्व का अनुभव करते थे। तो कुल मिलाकर के सिटी स्टेट्स का विकास यूरोप के इटली में हुआ था। जब इटली एक ज़माने में कमज़ोर हो चुका था और पूरा पश्चिमी यूरोप विखंडित था, तब सामंतवाद के दौर में थोड़ा सा यूरोप को, पश्चिमी यूरोप को सहारा मिला। फिर व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने के कारण और मंगोल साम्राज्य के द्वारा व्यापार किया गया, इस्लामिक साम्राज्य के द्वारा व्यापारिक गतिविधियां बढ़ रही थी, पूर्वी रोमन साम्राज्य बाजेंटाइन के द्वारा व्यापारिक गतिविधियां बढ़ रही थी। तो इटली की भूमध्य सागर में अच्छी स्थिति थी, तो इसके तटवर्ती क्षेत्रों के साथ व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने लगी और इटली के शहर दोबारा से स्वतंत्र रूप से नगर राज्यों के रूप में उभर गए, जहाँ पर बहुत सारी गंभीर जो एक प्रकार की जो प्रतिबंध थे अन्य शहरों में यूरोप के, वो इटली के इन शहरों में नहीं थे और इटली के इन शहरों का विकास हुआ। तो आज के इस टॉपिक को बहुत जल्दी में मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन का नाम है द रिवाइवल ऑफ द इटालियन सिटीज, यानी इटली के शहरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ। तो उसका आंसर ही होगा इटली के शहरों का पुनरुत्थान विभिन्न परिस्थितियों के कारण हुआ। जैसा कि हम मान सकते हैं कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पश्चिमी रोमन साम्राज्य विखंडित हो गया था और ये एक अंधकार काल में चला गया था। लेकिन हमको ये देखने को मिलता है कि इटली के शहरों का पुनरुत्थान फिर बाद में होता है, जबकि इसका संपर्क विश्व के अन्य साम्राज्यों के साथ, जैसे कि पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ, इस्लामिक साम्राज्य के साथ, मंगोल साम्राज्य के साथ होता है। और धीरे धीरे इटली के शहरों का जो है तटवर्ती जो शहर क्षेत्र थे उनका व्यापारिक रूप से पुनरुत्थान होता है, और व्यापारिक रूप से पुनरुत्थान होने के कारण धीरे धीरे यह दुनिया के संपर्क में आने लगता है और यहाँ पर नगर राज्यों का भी विकास होने लगता है, जो व्यापारिक रूप से बहुत समृद्ध थे और जो बैंकर थे, जो व्यापारी थे, वो बहुत ज़्यादा इसको समृद्ध बनाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।